जिस चीज़ का ज़िक्र ना मैं अपनी वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा करता हूँ ना, आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच था ना दूसरे दिन का, उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ होके वो चीज़ सामने आई है और वो चीज़ क्या है? सिलेक्शन। गले फाड़ दिए हम लोगों ने कि भाई सिलेक्शन अच्छी कर लो, सिलेक्शन अच्छी कर लो। लेकिन बात वही है ना कि जब कोचिंग स्टाफ आपने जो है बिठाया होगा, अज़हर महमूद जैसा और सिफारशी ला के घुसाएँगे, तो उसकी जैसी सिलेक्शन हुई है उसने आगे वैसी टीम की भी वैसी सिलेक्शन करनी है, उसने प्लेइंग 11 भी वैसे ही खिलानी है। और शान मसूद साहब क्या कोमे में थे? उनको नहीं पता क्या प्लेइंग 11 खिला रहे हैं वो और क्या लेकर जा रहे हैं। 2 फास्ट बॉलर और यार बाहर की टीम साउथ अफ्रीका की आके 3 स्पिनर लेकर आए हैं। एक हार्मर, एक वो मुथुसमे, एक वो जो है इनका सुब्रियान। 3 स्पिनर लेकर आए हैं, एक फास्ट बॉलर रबाडा उन्होंने खिलाया है। और यहाँ वाले मकामी टीम उसको नहीं पता कि मैच में हमने 3 स्पिनर खिलाने हैं। उन्होंने 2 स्पिनर और 2 पेसर, और पेसर भी कौन से कि जिनका कम बैक हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 से 6 ओवर कराए और हसन अली साहब ने 4 ओवर कराए। मुझे बता दें उनको टीम में रखने का क्या फायदा? खुर्रम शहजाद को क्यों नहीं खिलाया आप लोगों ने? खुर्रम शहजाद को क्यों बाहर किया? उसकी फिर सिलेक्शन क्यों की? और फिर वो जो आपने 40 साल का एक और बाबा सिलेक्ट किया था, आसिफ अफरीदी, उसको किस लिए किया? पानी पिलाने के लिए रखा था। जब आपने उसको स्क्वाड में सिलेक्ट किया तो भाई हमारे सरों पर एहसान किया, तो फिर उसको खिलाना था प्लेइंग 11 में। क्यों नहीं खिलाया उसे? या तो उसको रखते ही ना। बात तो ये थी ना कि मैंने जो क्रिटिसिज्म किया इन लोगों के ऊपर, पहले उसकी सिलेक्शन के ऊपर किया। जब सिलेक्ट कर दिया जिस मकसद के लिए किया, वो मकसद तो पूरा करो यार। आप 3 स्पिनर के साथ जाओ, आप 2 स्पिनर के साथ क्यों जा रहे हो? एक ने 24 ओवर, एक ने 27 ओवर, उनको रगड़-रगड़ के उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया साजिद नुमान का। और साजिद की तो आज मैं कहूँगा कि लक ही काम नहीं कर रही थी। टोनी डिजोर्जी साहब 2 दफ़ा एलबीडब्ल्यू बचे हैं, दोनों दफ़ा इम्पैक्ट बाहर हुआ है और हमारे रिव्यू भी वो खा गया टोनी डिजोर्जी, और अभी वो 81 स्कोर पे खड़ा हुआ है। दूसरे एंड से जो है वो नुमान को सपोर्ट ही नहीं मिल रही। और फिर सबसे बड़ी माशाल्लाह कैप्टनसी का आप ये आलम देखें कि 44 ओवर 45 ओवर हो गए और सलमान अली आगा साहब ने 1 ओवर नहीं फेंका। 44वां ओवर जाके सलमान अली आगा को दे रहा है कि हाँ भाई तू आप जो है हमारे सरों पर एहसान कर दे, और उसने आते साथ ही दूसरे तीसरे ओवर में विकेट ले दी। और विकेट भी किसकी लेके दे रहा है? रिकिल्टन की, जो 22 सेंचुरी करने जा रहा था 71 स्कोर पे, उसको फड़का के बाहर मारा है सलमान अली आगा ने। एक तो आपने स्पिनर कम खिलाया, ऊपर से जो आपने लेकर गए कि हम एज अ पार्ट टाइमर सलमान अली आगा से जो है वो पूरी करवा लेंगे नीड, और वो भी आप 44वें ओवर में जाके नीड पूरी करवा रहे हैं। और फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि यार आपने शाहीन शाह अफरीदी को क्यों खिलाया? चलो हसन अली की समझ आती है कि आपने कहा होगा कि पुरानी बॉल से वो जो है रिवर्स कर लेगा, वो क्या रिवर्स करेगा? उससे तो जो आपने ओवर ही नहीं करवाए। अब तो बॉल पुराना हो गया, अब उससे ओवर करवाओ। टोटल 17-18 ओवरों के बाद बॉल चेंज होगा, तो उससे पहले पहले करवाओ। अब कौन सी और पुरानी बॉल करके देनी है आपने हसन अली को रिवर्स के लिए? शान मसूद इस बात का जवाब दें ना। अब तो कल तीसरा दिन चढ़ गया, अब तो बॉल रिवर्स होगा, अब तो सब कुछ होगा। अब भी आपने यही बोगी कैप्टनसी करनी है या साजिद नुमान के ऊपर ही जोर डालना है? आपने सिर्फ एक पेसर खिलाना था और वो खिलाना था खुर्रम शहजाद। भाई वो अगला डोमेस्टिक खेल है, उसको कंडीशंस का पता है क्या करना और क्या नहीं करना। आप उसको सीधे तरीके से खिलाओ। ये तो कंडीशंस है ही नहीं कम बैक कराने वाली, जिस पे आप शाहीन का भी कम बैक करा रहे हो, जिस पे आप जो है वो हसन अली का भी कम बैक करा रहे हो। भाई सीरीज जो है वो लाहौर में हो रही है, सेंचुरियन में नहीं हो रही, जहां पर आपको बाउंस मिलेगा तो आप उनको वापस ले आए। पेसर्स की हमें बड़ी अशद जरूरत पड़ गई है। अक्ल से पैदल लोग हैं यार, ये यकीन मानो अक्ल से पैदल लोग हैं। अगर हम यहाँ पर बैठ के यहाँ पर बैठ के ये जो लोग हैं, हम अगर बातें कर सकते हैं ना इतनी, तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे यार, जो इतनी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनका काम ही यही है कि भाई आपने राइट सिलेक्शन करनी है और राइट टीम जो है वो खिलानी है, उनको मैदान में उतारना है तैयार करके। कोई समझ लिहाज है इनमें नहीं है। ऊपर से फिर वो अब्दुल्ला शफीक साहब जो बैटिंग में इन्होंने शाहकार रखा हुआ है, उसकी सिलेक्शन किस बेस पे है? शान मसूद किस फर्ज की दवा है? आप उससे ओपनिंग करवाओ। आप जो है इमाम के साथ शान मसूद को भेजो ओपनिंग पे, नीचे आप कमरान गुलाब को खिलाओ। क्यों नहीं खिलाते भाई? कमरान गुलाम का क्या कसूर है? सिर्फ एक दफा 2 दफा वो फ्लॉप हो गया, उसको उठा के बाहर कर दिया आपने। और उसको चांस भी किधर मिला? जाके वो साउथ अफ्रीका के मुश्किल टूर पे अपने होम कंडीशन के अंदर उसको इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिला, कर दी सेंचुरी उसने। तो यार उसके साथ क्या दुश्मनी है? उसको क्यों नहीं बैटिंग में लेकर आ रहे? क्या सिर्फ आप लोगों ने कसम खा ली है कि जिनका सिफारिश है, जिनका पावा है, वही टीम में खेलेंगे, उसके अलावा टैलेंट की कोई जगह नहीं है? तो भाई फिर बता दो हम लोगों को। हम नहीं इनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते कि भाई टैलेंट की कोई जगह नहीं है। ये तो साजिद नुमान इनको जो है वो विकेट ना लेके देते तो वो बेचारे भी आज जरूर ले रहे होते। उनकी भी टीम में जगह नहीं बन रही थी, फिर उनको भी इन्होंने बाहर ही रोलना था कि जाओ हो तुम लोग जलील डोमेस्टिक में ही, आसिफ अफरीदी की तरह अपनी उम्रें गुजार कर आना। और खैर
वो नुमान अली की तो वैसे ही उम्र गुजर चुकी है, वो बेचारा तो आप समझ लें कि जो 1-2 साल उसकी क्रिकेटिंग रह गए लाइफ के वही गुजार रहा है। उसके बाद नुमान अली भी नजर नहीं आएंगे। जिस दिन फैसल अकरम ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी या इब्रार की तरफ से कोई फाइफर आ गया तो बस खत्म, फिर नुमान अली दोबारा नजर नहीं आएंगे। और यही हाल फिर ये 1 से 2 सालों बाद साजिद खान का भी करेंगे, वो भी बेचारे दोबारा नहीं नजर आने लगे। यार यकीन करें कि ये जो आज हमारी डे 2 पे सिचुएशन बनी हुई थी ना, ये एक आधा स्पिनर हमारे पास और होता, प्रॉपर स्पिनर, तो यकीन करो कि साउथ अफ्रीका की टीम आज के दिन में आउट हो जानी थी। ये टोनी डिजोर्जी मोर्जी कोई इतनी लंबी इनिंग्स खेल ही नहीं सकते, ना रिकिल्टन खेल पाते। ये टोनी डिजोर्जी और रिकिल्टन दोनों ने आज एक 71 और दूसरा 81 पे बिना आउट खड़ा है, और ये 162 स्कोर पीछे रह गया। अब मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान इनको किस पे रोकेगा। 216 तो उन्होंने कर लिया, 270-80 तक कर गए, तो पीछे 80-90 रन की लीड होगी। क्या करेंगे ये लोग, हमें नहीं पता अपनी टीम का कि ये जो है दूसरी इनिंग के अंदर बिल्कुल अधमुआ के पड़ जाते हैं, इनको समझ ही नहीं आती बॉल। दूसरी इनिंग के अंदर तो ये नहीं मुझे लगता कि 150 भी करेंगे पाकिस्तानी, हमारी टीम वाले जो है। ये दूसरी इनिंग के अंदर भूल जाओ भाई, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि दूसरी इनिंग के अंदर अच्छी बैटिंग कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इन्होंने जितनी बल्लेबाजी करनी थी ना, 378 जो बनाने थे वो इन्होंने पहली इनिंग्स में बना दिए। बस दूसरी इनिंग्स में ये 178 भी बना लेंगे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मैं कहूंगा कि वाकई यार हमारी टीम ने कोई फाइट किया। यानी कि यार हम जिस चीज पे बात करते हैं ना, सिलेक्शन 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 सिलेक्शन, वो इन्होंने ठीक नहीं की। और मैं फिर भी चुप कर गया, मैंने कहा यार चलो अभी जरा मैच होने दो, फिर हम इसके ऊपर बात करते अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने सिलेक्शन कर दिया है तो उस पर क्या बात करें। क्योंकि हमेशा से ये लोग करते तो अपनी मर्जी है, इन्होंने हमारी कौन सा सुननी होती है। अपनी ही रेलू कट्टे खिलाएंगे ये पुराने ला के, उन्हीं का नाम बनवाने के लिए कि उनकी टीम के अंदर जगह पक्की हो जाए। परफॉर्मेंसेस तो ना शाहीन ने कोई ऐसी दी, तो ना हसन अली ने कोई ऐसी दी। चलो इमाम का तो एक इनके पास था जवाब के जी वो काउंटी में भी परफॉर्मेंस देता हुआ आया है, तो डोमेस्टिक में भी देता हुआ आया, तो ठीक है जी हमने मान लिया, उसने आगे परफॉर्मेंस दे दी यहाँ पे। तो शाहीन शाफरीदी ने कौन सी परफॉर्मेंस दी है जाके काउंटी में या डोमेस्टिक में। बाबर आजम साहब को देख लें, कौन से डोमेस्टिक खेलते हैं बाबर आजम साहब। जब भी वो बंदा फ्री होता है वो घूमने फिरने निकल जाता है दूसरे मुल्कों में, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि भाई मैं अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करूं, अपने आप को बेहतर करूं, कि मैं जो हूँ बार बार जो है लेफ्ट आर्म पे फंस रहा हूँ स्पिनर पे, तो मैं उस चीज को बेहतर करूँ। नहीं, क्या जरूरत है भाई, हम किंग बन गए, लोग देखने आते हैं, मेला लगता है, बस क्राउड पुलर बन चुके हैं हम, तो बस अब क्या जरूरत है बैटिंग करने की। एक वक्त आएगा बाबर आजम साहब ने अगर अपनी बैटिंग ना बेहतर की, कोई नहीं देखने के लिए आएगा। बहुत सारे लोग अब बहुत पीछे हो चुके हैं, जो उनके बड़े एक्सट्रीम किस्म के सपोर्टर होते थे ना, वो भी अब पीछे हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो कमेंट्री में देख ली होगी आप लोगों ने, रमीज राजा साहब की, जो कहते थे अब ये ड्रामा करेगा है। तो इस तरह के मैंने और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं जो बैठ के बाबर आजम के बड़े गुण गाते होते थे, और अब वो बेचारे जो है ना वो भी थक गए। वो भी कहता है यार बाबर हम किस चीज के ऊपर तुझे सपोर्ट करें भाई, सिर्फ तेरी फैन फॉलोइंग देख के तो नहीं ना सपोर्ट कर सकते, हमने तेरी बैटिंग देखनी है, हम तेरी बैटिंग के फैन है। वो तो अभी भी कहते हैं कि जी हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हम तेरी बैटिंग के फैन हैं, लेकिन किस चीज पे सपोर्ट करें, ये इस तरह की बैटिंग पे। जिस टाइम टीम को जरूरत हो उस टाइम पर आप आउट होकर चले जाओ, इतने क्रूशल मोमेंट्स पे आप पतली गली पकड़ लो, तो फिर तो नहीं कोई भी सपोर्ट करेगा आपको, कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा। और ये जो इन्होंने माशाल्लाह प्लेइंग 11 खिला दिया ना, ये अब समझ लें कि टोटल जो मैच है ना वो साजिद और नुमान के ऊपर है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पहली इनिंग्स के अंदर चलो अगर साजिद की तरफ से नहीं कुछ है तो दूसरी इनिंग के अंदर वो कुछ ना कुछ करने के अहल है। ये उस बंदे ने हमें बताया, उसको मजीद प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अब जो ये मैच है टोटल साजिद नुमान के ऊपर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन्होंने आउट कर दिए आपको जल्दी कल आते साथ ही, जिस तरह ये हमारे वाले लुढ़क गए माशाल्लाह। मैंने आप लोगों को क्या बात बोली थी कि पाकिस्तान ने अगर इस टेस्ट मैच के अंदर अपनी ग्रिप मजबूत करनी है तो क्या करना है, पाकिस्तानी टीम को पहला सेशन पूरी बैटिंग करनी है। ये तो पहले घंटे के अंदर सारे लाइन लगा के जा रहे हैं। मैंने जिनके बारे में प्रिडिक्शन की कि साजिद नुमान थोड़ी सी बैटिंग कर जाएंगे, लेकिन 2 बॉलें 1 बॉल खेल कर वो भी जा रहे हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी साहब, भाई आप 23 बॉलें खेल चुके हो, आप सेट हो चुके हो, दूसरी तरफ आपके एक सेट बल्लेबाज सलमान अली आ गया, उसकी सेंचुरी तो एटलीस्ट पूरी करा दो यार, आप क्या बेतुकी शॉट मार कर आउट हो गए। और फिर वो भी सलमान अली आगा साहब भी रैश शॉट मार के वनडे की तरह जो थे आउट होकर चले गए। भाई कम से कम अपनी सेंचुरी तो कर लो ना यार आप। अब ये टेस्ट मैच है, इसके अंदर नहीं हम कह सकते कि यार आप अपने लिए खेल रहे हो, आप एटलीस्ट कोशिश तो करो ना यार। आपको हसन अली दूसरी तरफ है, वो भी 2 बॉलें बल्ले के साथ लगा लेता है, वो भी इतना कोई लल्ला प्लेयर नहीं है, वो भी आपकी सेंचुरी पूरी करा देता है। ये तो आपने खुद जल्दबाजी करके रैश शॉट मार के अपनी सेंचुरी गवाई है। तो ये मौके बार बार थोड़ा ही मिलते हैं। और वैसे भी आपके ऊपर तो अभी कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म है, तो आपके लिए तो सेंचुरी वैसे इंपॉर्टेंट थी।
आपने मिस कर दी। आप भी और इमामुल हक भी दोनों लूडो लेके बैठो, 93 पे दोनों आउट होके चले गए हो। सेंचुरी तो करनी नहीं है, रिकॉर्ड तो कोई अच्छा करना नहीं है, कसम खाई हुई है इंसानों ने। जो गलती से मौका इनको कुदरत ने दे दिया वो भी गवा के बैठ गए। यकीन करें कि मुझे सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और ये जो मैच अभी इधर तक पहुंचा है ना, ये सिलेक्शन की वजह से पहुंचा है। अगर राइट सिलेक्शन की होती तो ये नौबत ना आती। ये 200 भी नहीं करते थे साउथ अफ्रीका वाले, जो आज वो 216 पे चले गए, 6 खिलाड़ी आउट। और माशाल्लाह क्या बात है, मुथु स्वामी साहब 6 विकेटें। मुथु स्वामी साहब के करियर का आगाज जो है ना, पाकिस्तान ने कराना है सही तरीके से, क्योंकि हमारी क्रिकेट ने ठेका लिया हुआ है कि हम दुनिया को स्टार्स देंगे, अब अपनी टीम के नहीं दूसरी टीमों के बना के देंगे दुनिया को। ये हमारी टीम वालों ने जो है ना तहैया कर लिया। मुथु स्वामी साहब अब एक नए स्टार बन गए हैं, 6 विकेटें लेके। 6 पर आ गया है जी उनका, 6 विकेट हॉल्स ले लिया है उन्होंने। वाह क्या बात है, वो भी अपने करियर बेस्ट बॉलिंग करके चले गए हैं। तो ये तो इनके हालात हैं। कोई ना कोई हमारे जो है ना इन प्लेयर्स को दूसरी टीम का एक बंदा जो होता है ना लड़ जाता है, जरूर लड़ जाता है। और वो कौन सा होता है? जो अगली टीम का नया बंदा होता है। ये उससे इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि जिसकी कोई हाल नहीं। न्यूजीलैंड का एक आया था एजाज पटेल, वो इनके मत्थे लग गया दुबई वाली कंडीशंस में, वो इनको आगे लगा गया। अब जो है मुथु स्वामी साहब इनके पीछे पड़ गया। अभी तो अगले मैच के अंदर सुनने में आ रहा है कि भाईजान केशव महाराज भी आ रहे हैं। तो फिर तो भूल जाओ, तुमने जो जो करना था इसी टेस्ट मैच के अंदर करना था, जीतना था तो इसी टेस्ट मैच को जीतना था। अब ये भी तुम लोग 50-50 करा के बैठ गए हो। पाकिस्तान ने अगर 120-130 रन की लीड ना ली तो भाई इनके लिए बड़े हालात मुश्किल हैं। दूसरी इनिंग के अंदर मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, अपने खास तौर पे बल्लेबाजों से, कि ये कुछ कर देंगे। हाँ, साजिद नुमान 2 बंदे हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि ये विकेटें लेके मैच हमें जितवा सकते हैं, वरना और किसी भी प्लेयर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और बल्लेबाजों से तो बिल्कुल भी नहीं है। और बॉलिंग में तो साजिद नुमान के अलावा है ही कोई नहीं। शाहीन अली विकेट लेके देंगे, खोते का सर। हसन अली लेके देंगे, खोते का सर। जान दो यार, आप पनाम मारो। अब जो है हम दूसरे मैच की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। वेस्ट इंडीज को यार अप्रिशिएट करेंगे, क्या जबरदस्त फाइट की उन्होंने। जस्टिन ग्रीव्स और उनका साथ दिया जेडन सेल्स ने। जेडन सेल्स ने 32, जस्टिन ग्रीव्स ने 50। आखिरी विकेट के ऊपर 79 रन की पार्टनरशिप उन दोनों ने लगा के दिल खुश कर दिया। यकीन करेंगे यार, जैसी हम फाइट की तवक्को कर रहे थे वेस्ट इंडीज से, और मैं कह रहा था कि यार कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो, और उन्होंने कुछ कर दिया। यकीन करें कि ये जो इस टेस्ट मैच को 5वें दिन तक ड्रैग करके ले गए और इंडिया को इन्होंने पिद्दी दे दी। मेरे नज़दीक ये वेस्ट इंडीज की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे समेत। मैं वो बंदा था जिसने बोला कि 3 दिनों के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म होगा, और वेस्ट इंडीज ने उसको गलत साबित किया, 5वें दिन तक ले ही गए। इसलिए कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज की टीम आज भी अनप्रिडिक्टेबल है। तो ले गए उसको किसी तरीके से भी। कैम्बल ने 115 किए, उनकी जो है सेंचुरी को नहीं भूलेंगे। फिर उसके बाद शायद होप के 103 रन थे, उनको भी नहीं भूलेंगे। फिर ऑस्टन चेज के 40 आ गए, उसको भी जो है हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि अल्लाह ना करके कुछ तो स्कोर किया। कैम्बल ने बहुत अच्छी बारी की, शायद होप ने बहुत अच्छी बारी की, उन दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और टीम को सहारा दिया। और बाकी प्लेयर्स के अंदर जो है ना उन्होंने वो एक स्पिरिट बढ़ी है, भाई तुम लोग जो हो तुम भी कर सकते हो, हम लोग अगर कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और फिर उनकी जो देखा देखी, उनके जो कैप्टन थे रॉस्टन चेज, उन्होंने भी 40 कर दिए। और फिर जस्टिन ग्रीव्स ने भाई 50 रन की इनिंग्स खेली, और वो बड़े ही सॉलिड बल्लेबाज बनकर उभर रहे हैं वेस्ट इंडीज के मिडिल ऑर्डर में। और उसके बाद जो जेडन सील्स ने उनका साथ दिया, 32 रन, बड़े कमिटेड दिखाई दे रहे थे यार। और जिस टाइम वो जेडन सील्स आउट हुए, बुमराह ने उनको लास्ट में आउट किया, तो वो अपने सर पे बल्ले मारते हुए जा रहे थे कि जिस तरह यार एक बहुत बड़ा कोई बल्लेबाज था और वो सेंचुरी के करीब था, 95-96 पे आउट हो गया गले शॉट खेल के। तो आखिरी जो इन्होंने विकेट पे पार्टनरशिप लगाई 79 रन की, यार वो बड़ी कमिटेड दोनों की बारी थी। और आप देखें, आपको ऐसा लगेगा जिस तरह प्रॉपर बल्लेबाज है। और जेडन सील्स ने भी अच्छी बारी की यार, काफी पिद्दी मिली। और फिर दूसरी इनिंग्स के अंदर जो थे वो 3 विकेटें कुलदीप यादव और 3 आ गई बुमराह की, और 2 सिराज के हिस्से में बाकी बॉलर्स ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। तो इस तरह मिलजुल के इन्होंने उनको फड़का दिया। बाकी ये तो मैंने पहले कहा था कि इंडिया मैच तो नहीं हारेगा, अलबत्ता वेस्ट इंडीज जो है वो फाइट जरूर करे। और वेस्ट इंडीज ने ना सिर्फ फाइट की, मैच को एक इनिंग से हारने से बचाया, बल्कि इंडिया को एक अच्छा, आप कहते हैं ना कि जिससे कुछ ना कुछ हो सकता वाला टोटल 121 का दे दिया। वैसे तो कुछ भी नहीं था ये टीम इंडिया के लिए, तो जाहिर सी बात है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि यार जिस पे आप 3 खिलाड़ी आउट कर सकते हो इंडिया के, 2 आउट कर सकते हो, एक तो आउट कर भी दिया जायसवाल, जो आते साथ ही बड़े हरी में दिखाई दे रहे थे कि मैं आज ही मैच खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो हो सकता है कि ये मैच जो है इंडिया 8 विकेटों से जीत जाए, एक आधा और कोई आउट हो, या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि अभी 90 ओवर हैं और 58 स्कोर रह गया। तो ये कोई बड़ा स्कोर नहीं है टीम इंडिया के लिए। तो ये मैंने पहले ही कहा था कि ये जो सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया, ये शुगल मेला ही है और टीम इंडिया के लिए हलवा सीरीज़ है। और कल जो है टीम इंडिया बड़े आराम से ही 2-0 ये सीरीज़ अपने नाम करेगा। तो ओवरऑल इस सीरीज़ के अंदर इतना कुछ था नहीं, बस ये जो आखिरी टेस्ट मैच में और ये जो चौथे दिन में वेस्ट इंडीज़ ने थोड़ा शुगर लगा दिया, यही देख के बस मज़ा आया। बाकी इतना इसमें कुछ भी नहीं था। और पॉजिटिव वेस्ट इंडीज़ के लिए ये है कि यार जो इन्होंने चौथे दिन बल्लेबाजी की 390 तक गए, तो ये देखकर लगता है कि यार वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर थोड़ा सा संभल कर खेले, समझ के खेले, तो वो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं और टफ टाइम दे सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये उनके लिए पॉजिटिव ज़रूर था। सिर्फ उन्होंने वर्किंग किस पे करनी है, पेशेंस पे। थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं इनके बल्लेबाज, समझ के खेलें, इनिंग्स को डेवलप करें, पार्टनरशिप्स लगाएं, जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप लगाई शाय होप ने और उनके साथ कैम्बेल ने। अब उन्होंने 161 रन की मेरा ख्याल है पार्टनरशिप लगाई है। तो अगर वो पार्टनरशिप लगा सकते हैं तो बाकी भी लगा सकते हैं। और एंड वालों ने भी जो है फिर आखिरी विकेट पे 79 रन की पार्टनरशिप लगाई, तो देखें 390 तक पहुंच गए। 390 भाई कोई छोटा मोटा टोटल नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में, अच्छा खासा टोटल होता है। तो अगर ये कभी और पार्टनरशिप लग जाती, तो पार्टनरशिप्स लगाएंगे, इनिंग्स को डेवलप करना सीख लें, अपनी जो है कैपेसिटी उसके अंदर रह के स्टिक विद द बेसिक्स वाला काम अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम करे, समझ के थोड़ा खेले और अच्छे एक दो स्पिनर तैयार कर ले एशियन कंडीशंस के लिए। और इनकी अपनी कंडीशंस भी जो हैं वेस्ट इंडीज़ की, वो भी जो है स्पिनर को काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। तो इनकी टीम काफ़ी सॉलिड बन सकती है टेस्ट क्रिकेट में और वापस जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑन ट्रैक आ सकती है। बाकी अब कल तो ये जीतेंगे, वो तो जीत इनकी लाजमी है। और जैसे ही 5-6 दिन हो जाएगा तो इनके ऊपर तो अब खैर बात करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। वो इतनी बात करेंगे कि भाई इंडिया जीत गया, जो एक तय था, और वो आज हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। कल जो है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जब उनका डे 3 होगा, उस पर भी आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। और फिर कल जो साउथ अफ्रीका की टीम और पाकिस्तान की टीम, जो दोनों टीमें जो है गुल खिलाएंगी, उस पर आप लोगों के साथ इसी तरह डिस्कशन जारी रखेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।